हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 45 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने मैकेनिक्स पर बेस्ड एक शानदार सा कंसेप्चुअल सवाल इंक्लूड किया है। तो अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो एक बार जाकर से खुद से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद इसके सोल्यूशन वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल है और एक हाईली रेलेवेंट सवाल है। तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बोलूँ तो हमारे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में अभी 45 वीडियोस आ चुके हैं। आज की वीडियो को अगर इंक्लूड कर लें तो 45 वीडियोस मतलब 45 क्वालिटी क्वेश्चंस। हर एक सवाल आपको ज़रूर एक बार चैलेंज करने वाला है और आपको बहुत कुछ सिखा कर देने वाला है। तो अगर आप JEE 2024 पे अपियर हो रहे हैं, एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पार्ट 1 से पार्ट 45 अभी ही शुरू कर देना चाहिए। और आपके एग्जामिनेशन आने तक इसमें बहुत सारे नए पार्ट और भी ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसा कि मैं मान रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपके लिए एक मस्ट डू प्लेलिस्ट है आपके एग्जामिनेशन के पहले। आपको इसे ज़रूर कर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और हो भी सकता है कि ऐसा सवाल आपको डायरेक्टली JEE एडवांस में मिल जाए। तो एक काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट किए गए हैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। तो आपके लिए एक मस्ट डू प्लेलिस्ट है ये। और अगर मैं अपने कोर्सेज के बारे में आगे बात करूं तो हमने मैकेनिक्स के कोर्स को कंप्लीट किया है। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो हम बिल्कुल लेवल 0 से शुरू करते हुए एडवांस प्लस लेवल तक, प्लस भी बोल दो तो कोई परेशानी नहीं होगी, एडवांस प्लस लेवल तक हमने थ्योरी को इंक्लूड किया है इसमें। और थ्योरी में अगर बोला जाए तो बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स, और बिल्कुल थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद उसी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे सोर्सेज से बहुत बेहतरीन सवाल थ्योरी के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। थ्योरी में ही बहुत सारे अच्छे सवाल मिल जाएंगे। और साथ में अब हम इसमें शुरू कर चुके हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, जिसमें कि आपको सवाल दे दिया गया है, आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे इसके सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। तो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है ये आपके लिए। और अगर मैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं तो बचे हुए AITS के सवाल, साथ में पजलिंग के कुछ अच्छे सवाल, पाथ फाइंडर के, बिकॉज थ्योरी में हमने बहुत सारा पाथ फाइंडर किया हुआ है, तो पाथ फाइंडर के बचे हुए और अच्छे सवाल, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप JEE 2024 लिखने वाले हैं तो अभी भी वक्त है। अगर आप चाहते हैं आपकी मैकेनिक्स टॉप लेवल की आप करके अपने एग्जामिनेशन पर बैठें तो आपको बिल्कुल इसे ज्वाइन करना चाहिए। और अगर मैं 2025 वालों बच्चों के लिए बात करूं, 2025 जो लिखने वाले हैं, अगर उनके लिए बात करूं तो ये उनके लिए तो मस्ट डू है, बिकॉज आप बाद में लौट के आएंगे और ज़रूर इसको करने की कोशिश करेंगे, बट उस वक्त आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि इसकी हर एक चीज़ को आप यूटिलाइज कर पाएँ। तो अभी मौका है, अभी आपको इसको देखना चाहिए और ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इससे बेस्ट आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता। इतनी सारी चीज़ें आप इंडिया लेवल पे अपने आप को compete कर पाओगे अगर इन सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपर मैनर में फॉलो करते हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो टाइम पासर हैं, अगर टाइम पास करना चाहेंगे और आके इधर उधर थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन देख लिए और हो गया मेरा काम, मज़ा नहीं आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा, अगर इस तरह की चीज़ करना चाहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बोल सकते हैं टफ फील नहीं कराना चाहेंगे, तो आपके लिए कोर्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज शुरू तो हमने सब कुछ बेसिक से किया है बट अच्छे लेवल पे छोड़ा है। तो अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तभी आप इस पे टिक पाओगे, अदरवाइज आप बीच में छोड़ दोगे। और अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, SHM एंड साउंड वेव्स एंड स्ट्रिंग वेव्स, ये हमारा कोर्स 2 है जो कि अभी ऑन गोइंग है। तो अगर मैं इस कोर्स की इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो +1 या फिर +2 2 सवाल इसमें JEE एडवांस में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो 2 सवाल यहाँ लिख लो। +1 वेव ऑप्टिक्स में लिखना ही लिखना है। SHM में थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं, +1 लिख रहा हूँ, बट हर साल तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द ईयर में आपको इसका सवाल मिलने ही वाला है। और साथ में स्ट्रिंग और साउंड वेव्स की +1 +2 तो मैं लिख ही सकता हूँ।
तो आप देख सकते हैं 4 से 5 सवाल जेईई एडवांस एग्जामिनेशन का आप इस कोर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होता नहीं है इन सारे चैप्टर्स में, तो अगर आप इसको कोर्स के अंदर ही जो भी आपको बताया गया है उस क्वेश्चंस को फॉलो कर लें, जो भी चैप्टर के अंदर लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई गई है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो कम प्रैक्टिस के साथ आप 4 से 5 सवाल बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। और हमारा टारगेट है कि ये 30 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जेईई एडवांस 2024 लिखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 2025 वालों के लिए तो हम एंटायर फिजिक्स करने वाले हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए, बिकॉज बाद में आप लौट कर ज़रूर आने वाले हो जब आपके पास समय कम बचा होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप सारी चीज़ों को यूज़ कर लें और फिर अपने लेवल को और अच्छा अपग्रेड कर पाएं। तो चलिए अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आता हूं, बिकॉज इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक बार आप खुद से रीड करें, जो कि हमारे बुक विच इज़ 200 पजलिंग प्रॉब्लम से लिया गया है ये क्वेश्चन। और हमारे ये मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 का सवाल है। मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 मतलब जो हमारे मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहे हैं उसमें से ये एक सवाल ये है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं क्या बोल रहा है सवाल। आई थिंक आप रीड कर चुके होंगे, जिसमें एक मास वेलोसिटी ऐसा आ रहा है, दूसरा इस वेलोसिटी के साथ आ रहा है, दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद होता क्या है कि इनकी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, बट इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इस कोलिजन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास v वेलोसिटी था, इसके पास v वेलोसिटी था, टकराने के बाद इसकी v इधर हो गई और इसकी v इधर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये यू शेप जो ट्रफ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसका बॉटम सफिशिएंटली डीप है, मतलब ये सफिशिएंटली डीप है, मतलब इसका जो बॉटम पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं भी टच कर नहीं रहा है, बस कांटेक्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 2 कांटेक्ट पॉइंट है, ये बताना चाहा है स्टेटमेंट में। फिर आपको क्या 4 ऑप्शंस चेक करने हैं एक बार आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको वेलोसिटी बताना है, मिनिमम लेंथ बताना है, एक तो कि इसका ट्रफ का मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, दूसरा आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि टकराने के फर्स्ट कोलिजन के जस्ट पहले उसके पास क्या एंगुलर वेलोसिटी थी। तो बहुत आसान है ये करना। चलिए इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक पॉइंट कांटेक्ट में और ये एक पॉइंट कांटेक्ट में, ये 2 पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट में है इस ट्रफ के साथ, और ये बॉल सपोज मान लो आप अंदर की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, अभी कोलाइड नहीं हुआ है, अंदर की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, और अगर ऐसा जा रहा है तो प्योर रोल करता हुआ जा रहा है, और अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओमेगा कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। ये इस तरह से घूमने के पीछे का लॉजिक ये है बिकॉज इस पॉइंट को अगर स्लिप नहीं होना है तो आप समझ रहे होंगे ओमेगा ऐसा होगा, वीसी इधर होगा, तभी ये ऐसा चल सकता है, प्योर रोल करता हुआ चल सकता है। तो ओमेगा ऐसा था, टकराने के बाद क्या हुआ, ओमेगा ऐसा ही मेंटेन रहा, बट जो वीसी है वो पीछे की तरफ वी पे ऐसा हो गया, वीसी वी पे पीछे की तरफ पलट गया। तो इसके बाद अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर स्लिपिंग शुरू हो गया होगा, इस पॉइंट पर स्लिपिंग शुरू हो गया होगा, और स्लिपिंग की वजह से फ्रिक्शन आ गया होगा। फ्रिक्शन क्या चाहेगा, स्लिपिंग की वजह से क्या आ गया होगा, फ्रिक्शन आ गया होगा। फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इनके स्लिपिंग को रोकना चाहेगा। स्लिपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीनियर भी वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। इस वजह से उस स्लिपिंग को रोकने के लिए इसका ओमेगा भी घटेगा और इसका वीसी भी घटेगा, दोनों कम होने वाला है, ओमेगा भी कम हो जाएगा, वीसी भी कम हो जाएगा, और कम होगा कुछ इस तरह से कि वो डिपेंड करेगा, इनके कम होने से डिपेंड करने वाला है कि हमारा मोशन फर्दर कैसे होने वाला है, बिकॉज दोनों कम होंगे, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए तो हम सेकंड फिगर पर आते हैं। सेकंड फिगर में मैं अगर आपको बोलूं कि ये पॉइंट कांटेक्ट पे और इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे था कोलिजन होने के पहले, और ये भी इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे था कोलिजन होने के पहले, तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कोलिजन होने के पहले ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है येलो एक्सिस,
ये एक तरह से IOR है, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी थी, अगर मान लो सेंटर की वेलोसिटी लिखनी थी कोलिजन के जस्ट पहले, तो वो v था और इसके पास ऐसा ओमेगा था। तो इस वजह से मुझे पता है अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो v की वैल्यू मैं r ओमेगा के साथ लिख सकता हूँ। r इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, v की वैल्यू स्मॉल r ओमेगा के साथ इक्वेट किया जा सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक रिलेशन मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। चलिए ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। अगर ये हमें समझ में आ गया है तो उसके जस्ट टकराने के बाद ये IOR नहीं रहा है, बिकॉज बॉडी स्लिप करना शुरू कर गया, ये पॉइंट भी स्लिप कर रहा है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो यहाँ पर एक पॉइंट O अज्यूम करो, आप एक पॉइंट O अज्यूम करो, और इस पॉइंट O को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अबाउट बॉडी पर एक फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ होगा। जैसा इस सरफेस पे लग रहा होगा वैसा इस सरफेस पे भी लग रहा होगा, दोनों पे फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ। और ये फ्रिक्शन का अगर टॉर्क देखें O पॉइंट के अबाउट तो वो जीरो होगा, नेट टॉर्क, बिकॉज एक इसका जैसा टॉर्क है वैसा उसका जस्ट ऑपोजिट टॉर्क है। तो यस, फ्रिक्शन का टॉर्क मान सकते हैं कि क्या होगा, इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो गए। नॉर्मल रिएक्शन भी जैसा इससे पास हुआ है वैसा इससे पास हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन का भी नेट टॉर्क जीरो है। और साथ में अगर mg की बात करें तो mg भी इस O पॉइंट से पास कर रहा है। इस वजह से O पॉइंट जो है मेरा, उसके अबाउट नेट टॉर्क अबाउट O, नेट टॉर्क इज जीरो, नेट टॉर्क जीरो है। और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो यहां से मैं आसानी से बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर वैलिड हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं, जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या एंगुलर मोमेंटम था इस सिस्टम का, जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या एंगुलर मोमेंटम था इस सिस्टम का। चलिए चेक करते हैं अबाउट पॉइंट O। तो इस O पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो ये क्या है एक बार चेक करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो इस O पॉइंट के अबाउट ये r डिस्टेंस पे VC के साथ बाहर आ चुका है ये, तो इस वजह से एक एंगुलर मोमेंटम हो गया mvcr। देखो बाहर की तरफ आ रहा है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी बाहर हो चुकी है, तो VC क्रॉस r कुछ इस तरह से ऐसा आ रहा है इस डायरेक्शन पे, और ओमेगा इसका अभी भी ऐसा मेंटेन है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इसके पास 2/5m कैपिटल R स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर होगी। ये दूसरा एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो वो है 2/5m R स्क्वायर ओमेगा माइनस mvc इंटू r। आई होप आपको नेट एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा होगा। और हमने क्या सीखा कि O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपका चेंज नहीं हुआ है, O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर इसे टकराना है तो क्या होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखें, इस पर वापस आऊंगा मैं अभी। बट एक चीज आप यहाँ पर यह समझिए कि अगर इन्हें टकराना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा, अगर इन्हें टकराना है तो इसके सेंटर को वापस से अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये बाहर आना शुरू हो गया था। अगर इसे वापस से टकराना है तो इसको फिर से इधर जाना पड़ेगा, इससे फिर से इधर आना पड़ेगा, तभी कोलिजन हो सकता है। तो इसका सेंटर का वेलोसिटी अंदर बनना चाहिए टकराने के बाद, मतलब कुछ देर के बाद फाइनल वेलोसिटी अंदर की तरफ बनना चाहिए सेंटर की। और साथ में ओमेगा आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, बिकॉज प्योर रोलिंग कर रहा है, अगर VC अंदर है, बिकॉज जब ये वापस से लौट के जाएगा तो फिर से प्योर रोलिंग हो जाएगा। बिकॉज अगर इस ज़्यादा वेलोसिटी स्लिपिंग के साथ भी अगर प्योर रोलिंग इस डिस्टेंस पे हो गया है तो वापस से जब ये मीट करने वाले होंगे तो बीच में प्योर रोलिंग, अगर ये वापस से मिल रहे हैं तो प्योर रोलिंग 100% है कि हो ही जाने वाला है, बिकॉज कम स्लिपिंग के साथ ये मिल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो ये ओमेगा से घूम रहा है, ये वापस से प्योर रोलिंग अगर होना चाहेगा तो आप देख सकते हो एक एंगुलर मोमेंटम तो इधर है ओमेगा की वजह से, VC वाला भी किधर है, VC वाले का भी एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन पे है। मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन पर होना चाहिए, लेफ्ट पर होना चाहिए, तभी आपका कोलिजन यहाँ पर पॉसिबल है, तभी यहाँ पर कोलिजन पॉसिबल है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाला लेफ्ट पे है और ये वाला राइट पर है, ये लेफ्ट पर है ये राइट पे। अगर मान लो ये 100 है और ये 50 है
तो इनका नेट क्या था 50 टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगले मोमेंट में ओमेगा भी कम हो गया, वीसी भी कम हो गया, तो मान लो ये कुछ हो गया 80, तो इसे होना पड़ेगा 30, जिससे कि अभी भी नेट क्या होगा कुछ ऐसा, अभी भी नेट क्या होगा कुछ ऐसा। और अगर मान लेते हैं कि ये वाला टर्म अगर जीरो, इससे अगर बड़ा ये हो गया, अगर ये बड़ा हो गया, सेकेंड वाला टर्म अगर बड़ा हो गया फर्स्ट वाले टर्म से, तब आपका यहाँ पर सेकेंड कोलिजन होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका राइट में बना है, और बॉडी को अगर फाइनली ऐसा जाना है तो आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको कोलिजन कराना है तो एटलीस्ट क्या बोल सकते हैं, इस वाले टर्म को इससे बड़ा होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को इससे बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, जस्ट बड़े होने से काम चल जाएगा क्या? जस्ट बड़े होने से काम चल जाएगा क्या? चलिए सोचते हैं। जस्ट बड़े होने से क्या होगा कि मान लो ये जीरो, ये कुछ 50 है और ये भी 50 है, दोनों मिलके क्या आते हैं जीरो, दोनों मिलके क्या आते हैं जीरो। तो एक 50 था, दूसरा भी 50 था, जस्ट आफ्टर द कोलिजन दोनों मिलके क्या बन गए जीरो। तो फिर फर्दर आगे क्या होगा, जैसे जैसे ये जा रहा है इसका ओमेगा भी कम हो रहा है, वीसी भी कम हो रहा है, तो जैसे ओमेगा जीरो होगा वैसे वीसी को भी जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पे इनका नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। तो अगर जैसे ही टकराते हैं उसके बाद अगर ये दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, ये बॉल इधर जाएगा और जाते हुए फाइनली, बिकॉज यहाँ पर मान लो ये स्लिप होता हुआ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और स्लिप होते होते फाइनली इस जगह पर जाकर इसका वीसी भी जीरो हो जाएगा, ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, और ये वापस लौटना नहीं चाहेगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला टर्म अगर ज्यादा है तो पहले ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो अगर हो जाएगा, अगर ये वाला टर्म बड़ा है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, और ये कुछ रखने वाला है जिससे कि आपका नेट वापस से इस डायरेक्शन पे आना शुरू होगा, और फाइनली बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि इनको अगर कोलिजन कराना है, अगर आपको राइट में नेट एंगुलर मोमेंटम बनाना है, तो उस कंडीशन पे, बिकॉज अगर ये जीरो हो चुका है ना, तो फिर अब लगने वाला फ्रिक्शन इसके डायरेक्शन को अपने आप पीछे की डायरेक्शन पे कर देगा, मतलब अंदर की डायरेक्शन पे कर देने वाला है। तो ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए इससे, ये ऑब्वियस कंडीशन है, अदरवाइज आपका चांस यहाँ पर नहीं है दोबारा टकराने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि जस्ट टकरा जाए, तो इसका मतलब ये जस्ट बड़ा हो जाए इससे, मैं ऐसा मानता हुआ काम करूंगा। जस्ट टकराने के लिए क्या करना है, इसको जस्ट इससे बड़ा कर देना है, और अगर ये जस्ट इससे बड़ा हो गया तो मान लो ये कुछ था 50.1 और ये है कुछ 50, तो 0.1 का एंगुलर मोमेंटम बचेगा, और फिर ये वापस से इस डायरेक्शन पे एंगुलर मोमेंटम मिलते हुए दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो इस वजह से अगर जस्ट कोलिजन कराना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर मिनिमम कंडीशन अगर देखें, मिनिमम कंडीशन जिससे कि ये काम हो सकता है वो क्या है कि 2/5 mr² ओमेगा, दिस शुड बी इक्वल टू, लिख दे रहा हूं जस्ट बड़े को इक्वल लिख दे रहा हूं, यहां पर एक्चुअल में क्या है, जस्ट ग्रेटर है ये, बट जस्ट ग्रेटर को हम इक्वल लिखते हैं, या आप जानते होंगे, तो इस वजह से इक्वल के साथ इक्वेट कर रहा हूं। और ओमेगा जो है, ये जो ओमेगा है इसको मैं VC/R लिख सकता हूं, VC/R लिख सकता हूं, बिकॉज जस्ट कोलिजन के बाद का ही कंडीशन लिख रहा हूं ये। तो इस वजह से 2/5 mr² ओमेगा, ओमेगा इज VC/r, VC/r इज इक्वल्स टू MVC into R। तो यहां से आप देख सकते हो M होगा कैंसिल और VC होगा कैंसिल, तो यहां पर बच रहा है R², ये बन रहा है R² और इज इक्वल्स टू 2/5 कैपिटल R², कुछ ऐसा आ गया। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं, अगर आपको वापस से इस फिगर पे आऊं, तो L² प्लस R² इज R², ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको भी यूज करते हैं, ऑल्सो L² प्लस R² इज इक्वल्स टू R², ऐसा लिखा जा सकता है। मुझे इस L की वैल्यू चाहिए, मुझे 2L की वैल्यू चाहिए, L ही निकाल लेते हैं, 2L फिर देख लेंगे क्या है। तो अगर L की बात करें यहां से, तो L² इज R² माइनस R², R² माइनस R², और यहाँ से R और R के बीच में रिलेशन है, रख लेते हैं। तो L² इज इक्वल्स टू R²
minus r square which is 2 by 5 capital R square, 2 by 5 capital R square। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ हमें आता हुआ दिख रहा है, L square is 3 by 5 R square, जिसका मतलब है L should be √3 by 5 R square, कुछ इस तरह से। और अगर आप R की बात करें तो R आपको 5 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो L की वैल्यू अगर बात करें तो ये एक 5 कैंसिल हो जाएगा, √15 सेंटीमीटर्स आपको L दिया गया है। और अगर आपको 2L की वैल्यू रिपोर्ट करना है तो आप बोल सकते हैं कि 2 × √15 आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। मैंने शायद क्वेश्चन पे √15 दिया हुआ है बट आंसर आपका 2 √15 होना चाहिए। तो आई थिंक आपको L की वैल्यू कैलकुलेशन किस तरह से किए ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज, पहले कोलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अज्यूमिंग विड्थ ऑफ द ट्रफ इज लीस्ट फॉर द सेकेंड कोलिजन। मतलब जो मैंने सबसे छोटी वैल्यू निकाली है ना L की, उस वैल्यू पर ही मुझे काम करना है। बिकॉज अगर मैं L की वैल्यू इससे बड़ा रख दूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट L की वैल्यू इससे छोटी रखने पर सेकेंड कोलिजन होना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर लीस्ट वैल्यू बात करूं तो यही है 2 √15 या फिर 15 जो भी यहाँ पर आ रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो सेकेंड वाले पे हमें ओमेगा चाहिए, तो VC = R ओमेगा, ये रिलेशन मेरे पास था। R की वैल्यू आप निकाल सकते हो, R की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज R स्क्वायर। तो R की वैल्यू आप यहाँ से लिखोगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये R की वैल्यू रख लो। और VC आपको 3 सेंटीमीटर्स या फिर मीटर पर सेकेंड जो भी था ये गिवन है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख लो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। L के बदले आप वही √15 यूज़ करो, L के बदले √15 यूज़ करो और यहाँ से अपने ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। आपको इनमें से एक ऑप्शन मैच होता हुआ मिल जाने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर सेकेंड कोलिजन हो रहा है तो उस वक्त भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। और अगर आपको बोला जाए कि सेकेंड कोलिजन के जस्ट पहले इनकी क्या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी है, अगर ये बताना हो तो उसके लिए भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन टिल दी जस्ट बिफोर दी सेकेंड कोलिजन के बीच। तो उस वक्त मैं बोल सकता हूं कि जब ये वापस से जा रहा है तो इसके अंदर की वेलोसिटी मान लो v0 हो चुकी है, ये घूम किसी ω0 से रहा है, तो उस वक्त अगर नेट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो वो आपका बनेगा, इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ O पॉइंट के अबाउट, तो वो बनेगा mv0r प्लस 2 by 5 mr स्क्वायर, 2 by 5 mr स्क्वायर और साथ में ω0, और ω0 को v0 बाय R भी लिख सकते हो बिकॉज ये वापस से इंस्टेंटेनियस एक्सिस बन गया होगा अगर प्योर रोलिंग चल रहा है तो। और इसको इक्वेट कर सकते हो जस्ट आफ्टर दी फर्स्ट कोलिजन जो था, मतलब mv/r या फिर 2 by 5 ऐसा लिख सकते हो, 2 by 5 mr स्क्वायर ओमेगा माइनस MVC या फिर MVR। इनके बीच में भी आप ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, जस्ट बिफोर दी सेकेंड कोलिजन, जस्ट बिफोर सेकेंड कोलिजन। और ये कौन सा है, ये कौन सा है, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट आफ्टर लिखा हूँ ये फर्स्ट कोलिजन। इनके बीच में भी आप कंजर्व कर सकते हो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी जब ये टकरा रहे थे, तो वो भी आप यहाँ से इजीली बता सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल था हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज से, और अगर बोले इसका क्रेडिट दें तो एक इंटरेस्टिंग बुक से विच इज पजलिंग प्रॉब्लम से एक शानदार सवाल था। तो आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।